नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेके। खबर तो आपके पास पहुंच ही गई होगी कि आज सुबह सुबह एकदम, जिसको अल सुबह कहते हैं, तड़का कहते हैं, उस समय इजराइल ने हमला किया ईरान पर। अब हमला किया, हमला करने की कोशिश की, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो तो डिटेल में हम बताएंगे ही। लेकिन जो मेरे रेगुलर दर्शक हैं उनको ये बात याद होगी कि पिछले हफ्ते भर से मैं ये बात कह रहा हूं कि ज्यादा उम्मीद यही है कि इजराइल कोई बड़ा हमला नहीं करेगा। ज्यादा उम्मीद इसी बात की है कि अपने देश की जो जनता है उसको खुश करने के लिए कि लो, हमने भी हमला कर दिया, कोई छोटा मोटा हमला करके किनारे हो जाएगा। परसों कहा था इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट ने कि हम ऐसा हमला करेंगे ईरान पर कि सारी दुनिया देखेगी। लेकिन जो हमला हुआ उसके बाद सारी दुनिया देख तो रही ही है। सारी दुनिया ये देख रही है कि भाई हमला हुआ कहां है, और साथ में हंस ज्यादा रही है। ईरान के लोग भी हंस रहे हैं और सारी दुनिया भी हंस रही है कि ऐसे ही बेवकूफ बनाना था तो बड़े बड़े दावे करने की क्या जरूरत है। दावे क्या किए गए थे? दावे किए गए थे कि एटॉमिक फैसिलिटी पे हमला किया जाएगा, दावे किए गए थे कि ऑयल रिफाइनरीज पे हमला किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। बड़ी बड़ी बातें हुई थी, बहुत बहुत बातें हुई थी। वो एक शेर है बड़ा प्रसिद्ध कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतरा एक खूं भी ना निकला। तो शोर बहुत था, लेकिन जब फाइनली यह हमला हुआ, तथा कथित हमला हुआ, तो इसका कोई रिजल्ट कहीं कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत साफ समझ में आ रहा है कि ईरान ने ज्यादातर जो मिसाइलें थी उन मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट करके मार गिराया। आपको पता है, मैंने बताया था कि रशिया ने अपना इंटरसेप्टर दिया है, उनको इंटरसेप्टर्स भेजे हैं, और अब उनके पास इतनी क्षमता थी कि उन्होंने इजराइल के ज्यादातर जो मिसाइल्स हैं उनको हवा में ही गिरा दिया। बहुत गिनी चुनी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें कुछ इंपैक्ट दिख रहा है, और वो भी कोई खास इंपैक्ट नहीं है। इसलिए एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ईरान से इजराइल सीधी लड़ाई नहीं चाहता है। वो समझ रहा है इस बात को कि ईरान के साथ अगर लड़ाई होगी तो कितनी तबाही उठानी पड़ेगी। लेबनान के साथ लड़ाई में किस तरह के नुकसान वो उठा रहा है, किस तरह की तबाही हो रही है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन ईरान के साथ वो जानता है कि सीधी लड़ाई में जाना बेहद खतरनाक होगा, और इसीलिए सिर्फ थोड़े बहुत से काम चला लिया गया, ऐसा कहा जा रहा है। और ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, इजराइल के अखबार ही कह रहे हैं कि जानबूझ के बहुत लिमिटेड स्ट्राइक की गई थी। पहले से ईरान को बता दिया गया था कि इस तरह की स्ट्राइक होने वाली है, बहुत लिमिटेड स्ट्राइक की गई थी, और ऐसी स्ट्राइक्स की गई थी ताकि ईरान आराम से डिनाई कर सके कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। जब नुकसान हुआ ही नहीं है तो डिनाई करना तो और भी आसान है। लेकिन हमारे यहां के भक्त पगलाए हुए हैं। सुबह से जो है फर्जी वीडियोस और फर्जी फोटोग्राफ, 2021 में ईरान की एक रिफाइनरी में आग लगी थी। अब जो गैलेंट साहब हैं उनकी एक तस्वीर आई जिसमें वो ऑपरेशन के समय बंकर में बैठकर टीवी पर देख रहे हैं, और टीवी पर वही वाली रिफाइनरी वाली तस्वीर लगी हुई है। अब वहां से खुश होकर कुछ इजराइल के जो ट्रॉल्स हैं उन्होंने फैलाना उस तस्वीर को शुरू किया, और उसके बाद जो हिंदुस्तानी औलादें हैं इजराइल की, जो रहते तो हिंदुस्तान में हैं लेकिन ऐसा लगता है कि उनका जो सारा दिल है, उनका सारा दिमाग है, वो इजराइल में लगा रहता है, उन लोगों ने सारी तस्वीरें वहीं से उठाकर और 2021 के आग की तस्वीरें लगाकर यह कहना शुरू किया कि ईरान को बहुत नुकसान हो गया। अब आप सोचिए, इजराइल का अखबार है टाइम्स ऑफ इजराइल, उसका फ्रंट पेज आप देख रहे हैं। इजराइल का बहुत करीबी अखबार है, शुद्ध गोदी मीडिया है, जेरूसलम टाइम्स, उसका भी फ्रंट पेज देख लीजिए। हारिज का फ्रंट पेज देख लीजिए, वो भी इजराइल का अखबार है। कहीं यह तस्वीर नहीं है, कहीं यह दावा नहीं है कि बहुत बड़ा नुकसान कोई किया गया है। लेकिन हिंदुस्तान के जो ट्रॉल्स हैं, जो बीजेपी आईटी सेल के ट्रॉल्स हैं, उनको यह दिखाना है कि ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, जैसे ईरान का नुकसान होने से उनको कोई फायदा हो जाएगा। इजराइल के अखबार छाप रहे हैं, अपने उनके अखबार छाप रहे हैं कि जानबूझकर, जिसको ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंटेंस कहा गया है, उसमें जानबूझकर बहुत छोटा हमला किया गया, और बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान से, युद्ध से बचना चाहता है इजराइल। ये सारा कुछ इजराइल के अपने अखबारों में छप रहा है। लेकिन यहां चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे फिर आपके
बाकी अखबार हो या फिर आईटी सेल के ट्रॉल्स हो, वो ऐसे फैलाने पे लगे हुए हैं जैसे ईरान को कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। जो इनके अंदर एंटी मुस्लिम नफरत भरी हुई है उसका ही ये नतीजा है। लेकिन हकीकत आपकी नफरत या मोहब्बत से नहीं बदलती है। हकीकत यह है कि ईरान के ऊपर हमले का सिर्फ नाटक किया गया है। जिनको लगता है कि इजराइल सिर्फ और सिर्फ मजे में है, उनको मैं याद दिला दूं कि अभी हाल में आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, उसका जो ग्रोथ रेट है उसको स्लैश करके 0.7% कर दिया है, 1% से भी कम कर दिया है। इसके पहले मैं आपको बीबीसी का वीडियो भी दिखा चुका हूं जिसमें वो कह रहे थे कि लोग छोड़ छोड़कर इजराइल जा रहे हैं क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत गड़बड़ है। इकोनॉमिक सिचुएशन वैसे तो हमारे देश की भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी बुरी नहीं है। यहां शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए शेयर मार्केट से जुड़ी यह बात देख लीजिए। देखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और उसको प्रेडिक्ट करना बहुत आसान हो चुका है क्योंकि स्टॉक मार्केट से अच्छे पैसे बन सकते हैं। अब काफी लोग फ्यूचर्स और ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं क्योंकि इसमें चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, दोनों सिचुएशन में अच्छी कमाई होती है। पर मार्केट की इतनी टेक्निकलिटीज के साथ लोगों को पता नहीं होता कि शुरुआत कैसे करें। इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं एक बहुत ही आसान और शानदार ऐप से जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है और इनकी सबसे बढ़िया बात है कि यहां ट्रेडिंग अकाउंट खोलना एकदम फ्री है। जी, दूसरे ब्रोकरेज फर्म्स में आपसे लगभग 200-300 रुपए लेते हैं अकाउंट खोलने के लिए, लेकिन यहां पर आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। लाइफ टाइम आप फ्री में आसानी से एक्सपर्ट्स की मदद के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां खोला मार्केट वुल्फ का ऐप और पिन डालकर लॉगिन कर लिया। अब मैंने सेलेक्ट किया इजी वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। अब मैं सेलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे किस में ट्रेड करना है। चलिए मैं बैंक निफ्टी चुन लेता हूं। यहां दिख रहे ट्रेंड्स देखकर मुझे लग रहा है कि ये नीचे जाएगा। अब एक अमाउंट डिफाइन करके मैंने सेलेक्ट कर लिया डाउन ऑप्शन और लास्ट स्टेप में मुझे चुनना है फास्ट या फास्टर प्रॉफिट्स। प्रॉफिट ज्यादा रखने के लिए लेट्स चूज फास्टर प्रॉफिट्स और बस हो गया। अब मैं यहां पर अपना ट्रेड मॉनिटर कर सकता हूं। इस ऐप की एक और खासियत है कि आप यहां ऑप्शंस में मात्र 999 रुपए में ही ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और इनकी एक इनबिल्ट फीचर है जो आपको ज्यादा नुकसान से बचाती है, जिसका नाम है स्टॉप लॉस। अगर आपका ट्रेड एक लॉस के लेवल को रीच कर जाता है तो यह खुद ही स्टॉप लगा देता है ट्रेड पर, ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। मार्केट वुल्फ ऐप आपको पूरे तरीके से ट्रेडिंग में हेल्प करता है। इनकी एक डेडिकेटेड टीम है सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की, जो आपको हर रोज फ्री में रिकमेंडेशंस देती है, तो आप आसानी से हर रोज मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट है कि इनका जो ब्रोकरेज है वह भी इंडस्ट्री में सबसे लोवेस्ट है। मतलब ये आपके लिए हर तरीके से एक अच्छी डील है। अब यहां बैठकर आप लाइव मॉनिटर कर सकते हैं अपने ट्रेड को, और इतनी आसानी से यहां 1541 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है, जो है 48% से भी ज्यादा, और वो भी 2 मिनट से कम समय में। क्योंकि ये ऐप यूज करना इतना आसान है और सेफ है, आप तुरंत जाकर इसको चेकआउट करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच की है और कमेंट में भी पिन कर दिया है। जाइए और देखिए मार्केट वुल्फ को। लेकिन याद रखिए, पैसा आपका है, ऐप अपने हिसाब से चुनिए। पैसा आपका है, सोच समझ कर लगाइए जहां भी लगाना है, क्योंकि कुल मिलाजुलाकर आपके पैसे से आपका फायदा होना चाहिए, किसी और का फायदा नहीं होना चाहिए। खैर, लौटते हैं सब्जेक्ट पर। उधर लेबनान में जो सारा कुछ चल रहा है वो भी बहुत मजेदार है। अगर केवल कल की खबर देख लें तो कल एक खबर आई थी मस्द अल करम से, और वो खबर थी कि हिजबुल्लाह ने 2 लोगों को मार दिया है और 7 लोग घायल हुए हैं। वहां पर सीधा जो हमला हुआ था और काफी ज्यादा मालो असबाब का नुकसान हुआ है। दूसरी खबर यह आई थी गजा से। गजा में 3 सैनिक मारे गए इजराइल के। तीसरी खबर फिर लेबनान से आई, जहां पर इजराइल के 5 सैनिक मारे गए, और इन सब के बीच खबर आई कि 3 या 4 मरकावा टैंक उड़ा दिए गए हैं। यानी जो इजराइल ये सोच के गया था कि दाल भात होगा, हलवा होगा, हिजबुल्लाह के लेबनान में वो घुसेगा और जो चाहे वो करके निकल आएगा, उसकी हालत ये है कि वहां पर भी वो पेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, अंदर नहीं जा रहा है। एक खबर कल ये लगातार चली है, चूंकि अखबारों में नहीं आई है, कोई बयान ऐसा नहीं मुझे दिख पाया है, इसलिए मैं इस खबर को कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये खबर चल रही है कि इजराइल ने डिसाइड किया है कि हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर जो वो जमीन से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है वो बंद करके वापस लौट आएगा, यानी ग्राउंड इन्वेजन को
खत्म कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया हैंडल्स पे यह खबर थी, लेकिन चूंकि अभी किसी बड़े अखबार में, बड़ी वेबसाइट में खबर नहीं आई है, इसलिए मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता हूं। लेकिन जो खबर पक्की है, जो अमेरिकी अखबार भी कह रहे हैं, वाशिंगटन पोस्ट में यह खबर है, वो ये है कि हिजबुल्लाह के सामने इजराइल को बेहद मुश्किलात उठानी पड़ रही है। जितना आसान इजराइल ने सोचा था, कहीं से भी यह आसान नहीं हो पा रहा है। 2 कदम आगे बढ़ना उसके लिए आज भी मुश्किल है। जितना जबरदस्त नुकसान हो रहा है, इजराइल से लगातार तस्वीरें आ रही हैं रोते गाते लोगों की। एक बंदा जो मारा गया था, उसके भाई का वीडियो आया, उसमें वो कहता है कि तुम गजा में गए थे इसलिए कि वहां कितने भी बच्चे और औरतों को तुम मार सको, कितने भी लोगों को मार सको, बदला ले सको। तो बदला लेने के लिए ये गए हुए हैं वहां पर, कोई जंग लड़ने के लिए नहीं गए हुए हैं। और जब औरतों और बच्चों को मारते हैं, तब तो इजराइल के अंदर जश्न मनता है। अब जब सैनिक मारे जा रहे हैं, तो आंसू गिरना ही है। अपने लोगों की जान कितनी प्यारी होती है, अपने भाई का मरना कितना बुरा लग रहा है, यह समझा जा सकता है। लेकिन दूसरों के मरने पर जो जश्न मनाते हैं, उनको आज नहीं कल यहां से गुजरना होता है। जब आप जंग में हैं, तो जंग चल रही है, और अगर गजा में आज भी इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं, इसका बहुत सीधा मतलब यह है कि आप हमास को खत्म नहीं कर पाए हैं, वो आज भी लड़ रहा है। अगर लेबनान के अंदर घुसना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, लेबनान लगातार इतनी मिसाइलें फेंक रहा है कि आपके यहां रेड अलर्ट हो रहा है, भाग भाग के लाखों लोगों को सेफ हाउसेज में घुसना पड़ रहा है, सेफ हाउसेज पर भी चोट लग रही है। कल एक तस्वीर चल रही थी, एक तस्वीर आई थी जो हिजबुल्लाह ने जारी की थी, उसमें इजराइल के सैनिक जिस सेफ हाउस में छुपे हुए थे, उस सेफ हाउस पे हमला किया गया था, जिसको माना जाता था कोई चोट नहीं पहुंचा सकता है, और उसमें भी पूरा का पूरा एक छेद हुआ था। यानी आप जितना कमजोर समझ रहे थे, उतना कमजोर हिजबुल्लाह है नहीं। और नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद जो आपको लग रहा था कि बस अब तो जंग जीत ली, वो सिर्फ आपका भ्रम था। लगातार हिजबुल्लाह मजबूत हो रहा है, और जैसा मैंने बताया कि अब अमेरिकी अखबारों में यह रिपोर्ट आ रही है कि हिजबुल्लाह को हरा पाना इजराइल के लिए बेहद मुश्किल है। तो इजराइल अपनी गंदी चालों के लिए जाना जाता है, और वो गंदी चालें दोबारा से चलने की कोशिश कर रहा है। वो गंदी चाल क्या है? आप जानते हैं, लेबनान का जो समाज है, वहां पर शिया हैं, सुन्नी हैं, द्रूज हैं, ईसाई हैं, और इनके बीच में जब भी 4 बर्तन होते हैं तो आपस में खड़खड़ाते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि हिजबुल्लाह को सबका समर्थन है। हिजबुल्लाह, काफी सारे लोग वहां पे ऐसे भी हैं, 10-15-20% लोग ऐसे भी हैं जो हिजबुल्लाह को बहुत पसंद नहीं करते हैं। तो अब वहां पर लड़ाई लगवाने के खेल हो रहे हैं। 1983 में भी इजराइल ने यही किया था, और लेबनान में गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी थी। एक बार फिर से यह स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ईरान में भी इसी तरह का डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। कल एक मौलाना फ्राइडे की जो प्रेयर होती है उसको लीड कर रहे थे, और उनको गोली से मार दिया गया। अब उसके पीछे किसका हाथ है, ये तो कभी जांच में पता चलता, लेकिन जिस आदमी ने मारा था उसने खुदकशी कर ली, इसलिए कुछ भी पता नहीं चला। इसको बहुत ज्यादा इजरायली जो मीडिया है, और जो इजरायली ट्रॉल्स हैं, जो इजरायली सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन्होंने इसको बहुत ज्यादा तूल दिया। सीधी सी बात है कि इसमें इजराइल का अपना इंटरेस्ट है। वो किसी भी तरह से लेबनान में और ईरान में ये चाहता है गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा हो। ईरान में तो फिलहाल कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन लेबनान का अपना एक इतिहास रहा है गृहयुद्धों का, इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये जो खबर है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पॉलिटिको की खबर है, जिसमें एक द्रूज नेता, द्रूज आप जानते हैं कि वैसे तो इस्माइली सेक्ट से निकला हुआ है, लेकिन अपने आप को ये इस्लाम का हिस्सा नहीं मानता। अरबी हैं, अरबी में बोलते हैं। इजराइल के अंदर भी द्रूज हैं, लेबनान में भी द्रूज हैं, और जगहों पर भी द्रूज हैं। द्रूजों के ये नेता हैं, और इनका कहना है कि इजराइल लगातार वहां पर लोगों को भड़काने और गृहयुद्ध कराने की स्थिति कर रहा है। इसीलिए घरों पर हमला किया जा रहा है, ताकि जो लोग बेघर हों वो इसका इल्जाम हिजबुल्लाह को दे सकें कि हिजबुल्लाह की वजह से तुम बेघर हुए हो, और उनको हिजबुल्लाह के खिलाफ करके वहां पर ऐसी कोई कंडीशन ला सकें। लेकिन जो शर्त है इनकी कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर दो, वो लेबनिस्ट कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि जानते हैं कि अगर हिजबुल्लाह नहीं होगा तो इजराइल जिस दिन चाहेगा उस दिन बेरूत पहुंच जाएगा, और उसके ग्रेटर इजराइल के सपने में लेबनान भी शामिल है। तो आज नहीं कल अगर हिजबुल्लाह खत्म हो जाएगा तो लेबनान को वो कब्जा करके अपने देश का हिस्सा बना लेगा। तो हिजबुल्लाह की लड़ाई में जो हालत हुई है वो आप समझ पा रहे हैं। लगातार जमीन पर मारे जा रहे हैं, लगातार जमीन पर टैंक बर्बाद हो रहे हैं, लगातार इनके जो ड्रोन हैं वो मारे जा रहे हैं, और लगातार हमले हो रहे हैं
कई कई जगहों पर हाइफा पे हमले हो रहे हैं और जगहों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उधर इराकी मिलिशिया ने आज जब सुबह सुबह ईरान पर हमला करके इजराइल को लग रहा था चलो यहां से राहत मिली, उसी समय इराकी मिसाइलें आकर इजराइल पर गिरती हैं, वही गोलन हाइट्स पे, यानी उन्होंने भी अपनी लड़ाई जारी रखी हुई है। असल में अमेरिका कतई नहीं चाहता है कि ईरान के साथ इजराइल इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बड़ी लड़ाई में जाए। कल बहुत सी खबर चली कि जर्मनी से अपनी जो प्लेन्स थी, वार प्लेन्स थी, वो लाकर मिडिल ईस्ट में बिठा दी हैं अमेरिका ने, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन फाइनली जो खबर है वो ये है कि अमेरिका के कहने पर ही इजराइल के ये समझ में आया कि भाई ईरान से टकराना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी बात, 10 दिन बाद अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इस बार कोई एक रास्ते पर नहीं जा रहा है, बड़ा तगड़ा मुकाबला है। कौन जीतेगा कौन हारेगा यहां कह पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि वहां का जो सट्टा बाजार है वो तो ट्रंप को जिता रहा है, लेकिन बाकी कई सर्वे एजेंसीज मान के चल रही हैं कि ट्रंप नहीं जीतेंगे। अब यहां से बैठ के हमें तो कुछ पता है नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन दोनों नहीं चाहते हैं कि इस समय अमेरिका को किसी युद्ध में पड़ना पड़े। अगर अमेरिका किसी युद्ध में पड़ेगा, इसका जनता के ऊपर एक ऐसा संदेश जाएगा कि बार बार हमारे टैक्स का पैसा वैसे ही इजराइल को दिया गया, अब हमारे लोगों को भी मरने के लिए वहां झोंक दिया गया है, जो दोनों के लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए अमेरिका ने प्रेशर बनाया है इजराइल के ऊपर कि भाई थार्ड मिसाइल तो हमने आपको दे दी, लेकिन ईरान से लड़ने की हिम्मत मत कीजिए, अभी बात बहुत आगे निकल जाएगी और बात अगर आगे निकली तो फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है जो मुझे लगता है कि अमेरिका ने जो बैकडोर डिप्लोमेसी होती है उसमें ईरान से कहा भाई ठीक है ये छोटा मोटा हमला करेंगे, आप बर्दाश्त कर लो, और इनसे कहा कि छोटा मोटा हमला करो ताकि ईरान बर्दाश्त कर सके। अगर बड़ा हमला हुआ तो ईरान पलट के हमला करेगा। हालांकि ईरान का अब भी यह कहना है कि इस हमले का बदला लिया जाएगा, लेकिन अभी मैं उस बयान को बहुत सीरियसली नहीं ले रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि अगले 10-12 दिन 15 दिन में ईरान कोई बड़ा हमला करने वाला है। अगर इजराइल कोई बात दोहराएगा, कोई गलती दोहराएगा, तब तो यह मुमकिन है। अदरवाइज मुझे लगता है कि अगले 15-20 दिन 25 दिन तक यह किसी तरह का कोई बड़ा हमला ईरान नहीं करने वाला है। उधर हिजबुल्लाह से समझौते की बात जो लगातार चल रही है, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन के पहले किसी तरह का कोई समझौता होगा। इलेक्शन के बाद समझौता हो सकता है और गजा और हिजबुल्लाह दोनों में, गजा और लेबनान दोनों जगह से लड़ाई बंद कराई जा सकती है। मैं आपको बता चुका हूं कि दोहा में एक बार फिर से कोशिश शुरू हो गई है शांति स्थापित करने की, सीज फायर की। वो कहां पहुंचती है आगे देखा जाएगा, लेकिन एक बड़ी खबर जरूर मैं बताना चाहूंगा जाने से पहले। अरब मुल्कों के मुताल्लिक मेरे पास 2 खबरें हैं। पहली बात तो ये कि जो सामान भेजा गया था वहां पर, लेबनीज जो लोग बेघर हुए हैं उनकी मदद के लिए, उस सामान की जांच में चिप्स मिले हैं। इसका मतलब यह है कि ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं, ये इजराइल को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर 1। और दूसरी खबर यह है कि इस हमले के बाद सऊदी अरबिया ने बाकायदा एक लेटर जारी किया इंटरनेट पर, और जिसमें इजराइल के हमले की मलामत की गई है। अब किसको सही माना जाए किसको गलत, क्या इनके दिल की बात है और क्या ऊपर का दिखावा है, वो मुझसे बेहतर आप समझते हैं अगर लगातार इजराइल पर मेरे वीडियोस देख रहे हैं। एक तरफ लेबनीज शहरियों की जासूसी करने की कोशिश और दूसरी तरफ दिखावे के लिए मलामत करने की कोशिश। और मैं आपको बता दूं कि यह हमला हुआ है तो खबर यह आ रही है कि जॉर्डन ने अपना एयर स्पेस यूज करने दिया है, जबकि जॉर्डन ने कहा था कि वो कोई एयर स्पेस यूज नहीं करने देगा। इन सब हरकतों के चलते इन मुल्कों की जो जनता है उसका गुस्सा बार बार बाहर दिखाई दे रहा है। कल वीडियोस आ रहे थे जिसमें जॉर्डन में सड़कों पर आकर लोग जबरदस्त विरोध कर रहे थे। एक डर यह भी है कि अगर इन लोगों ने यही हरकतें जारी रखी तो कहीं ऐसा ना हो कि कई पीढ़ियों से जो अपने अपने इलाकों पर ये राज करते चले आ रहे हैं, वो राज इनका खत्म हो जाए और इन सबको जाकर अमेरिका में ही रहना पड़े। क्योंकि ये जो जंग है, ये जंग, इसके बहुत लंबे असरात होने वाले हैं। फलस्तीन की आजादी बिल्कुल मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगले कुछ वर्षों में फलस्तीन की आजादी की बात इंटरनेशनल लेवल पर बहुत तेजी से ना उठे और उसको आजादी ना मिले। साथ में इन सारे मुल्कों में हुक्मरानों के खिलाफ जनता का गुस्सा जिस तरह से भड़क रहा है, जो मैंने कहा वो भी हो सकता है। और अगर यह जंग लंबी होती है, अगर यह जंग वाकई राष्ट्रपति चुनाव के बाद
मल्टीनेशनल वार या थर्ड वर्ल्ड वार में तब्दील होती है तो यकीन जानिए कि इजराइल का तो वजूद खतरे में आएगा और अमेरिका की जो शहंशाही है, जो बादशाहत है पूरी दुनिया के ऊपर, मैं कई कई बार आपको समझा चुका हूं कि वो भी खतरे में आ जाएगी। तो सारी खबर को अगर मैं समराइज कर दूं तो 4 बातें निकल के आती हैं आज की पूरी बातचीत से। पहली बात यह निकल के आती है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनसे कहा जाता है, मान लीजिए किसी बड़े बच्चे से झगड़ा हो गया तो बड़े बच्चे को समझाया जाता है कि यार उसको थोड़ा सा मार लेने दो, जाने दो, वो भी खुश हो जाएगा, रोएगा नहीं। लगभग वैसे ही इजराइल को समझाया है अमेरिका ने कि चलो छोटा मोटा हमला कर लो, और ईरान से कहा है कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा, छोटा मोटा हमला कर रहा है, ये बर्दाश्त कर लो, इसको बढ़ाना मत। इस तरह का ये हमला हुआ है जो हमारे यहां मीडिया और सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है, जबकि इजराइल और अमेरिका की मीडिया इस पर कोई बड़ी बात नहीं कर रही है। दूसरी बात यह है कि लेबनान के साथ जो लड़ाई है वो इजराइल को हर तरह से बहुत महंगी पड़ रही है। जानो माल का नुकसान हो रहा है, इकॉनमी लगातार नीचे जा रही है, और जिसको कहते हैं सैनिकों का मोरल, वो लगातार कमजोर हो रहा है। साथ में गजा के अंदर सारे तमाशे के बावजूद, सारे नरसंहार के बावजूद हमास को ये पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए हैं, इसलिए वहां से भी लगातार नुकसान की खबरें आ रही हैं। तीसरी बात कि अभी अगले 10-15 दिनों में किसी बहुत बड़ी खबर की उम्मीद मत कीजिए। मुझे लगता है कि अब जो बड़ी खबर आएगी, लड़ाई बढ़ेगी या फिर सीज फायर होगा, ये खबर अब अमेरिकन इलेक्शन के पहले ही आएगी। उसके पहले अमेरिका नहीं चाहेगा कि कोई बड़ा बवाल यहां पर हो। तो जब जैसे जो खबर आएगी मैं अपडेट करता रहता हूं, अपडेट करता रहूंगा। हमारे वीडियोस देखते रहिए, साथ में हमसे जुड़े रहिए। वीडियोस अगर पसंद आते हैं अपने दोस्तों को भेजिए। जिस ऐप के बारे में मैंने आपको बताया था, मार्केट वुल्फ के, उस ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, पिन कमेंट में भी दे दी है। इन दोनों जगहों पर हमारी और तरीकों से कैसे आप मदद कर सकते हैं, कैसे हमारे मेंबर बन सकते हैं, इन सब की लिंक भी है। देखते रहिए हमारे वीडियो, जुड़े रहिए, हमारी ताकत बनिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।